अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर इंटरव्यू सेशन में हम एक मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप इन्हें सुन चुके हैं। बहुत बेहतरीन अंदाज में मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। आप पब्लिक स्पीकर हैं और आप कैरियर काउंसलिंग के हवाले से स्टूडेंट्स को एक अरसा दराज से गाइड कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आप तमाम तर चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं अम्मार हैदर गुरु। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि सर आपने हमें इंतहाई अपना मसरूफ वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे पहला सवाल जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने अपनी कैरियर के हवाले से यकीनन बहुत काविशें की और आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जिस अंदाज में लोगों को टीच करते हैं, जिस अंदाज में स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग करते हैं, वो तमाम तर चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, आपने जिस तरीके से खुद को ग्रो किया है, जिस अंदाज में आपने खुद एफर्ट्स किए हैं, वो बहुत अमेजिंग एक अंदाज होगा। तो अपने बारे में बताइएगा कि आपका जो आज मुकाम है, यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या काविशें की और इसमें क्या मुश्किलात पेश है। मुर्शद कहा करते हैं कि इंसान और अल्लाह में एक सिफ्त कॉमन है कि दोनों को तारीफ पसंद होती। तो मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहूंगा। उसमें यह है कि इस पूरी जर्नी में जो सारा क्रेडिट जाता है, जो आज जिसकी बदौलत हूँ, ये तो वो मेरे असातिज़ा हैं और मेरे पेरेंट्स हैं, स्पेशली मेरे वालिद साहब हैं। जी। तो मेरे गांव में, जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे शायद मुशर्रफ के दौर में जाके नालियां पक्की हुई और सोलिंग लगी, उससे पहले वहां पे डेवलपमेंट भी नहीं थी। तो मैं हमेशा अपने तालिबात और तलबा से कहता होता हूँ कि मौके इंसान खुद ढूंढता है, आपके सामने प्लेट में रख के कोई नहीं देता। तो जो बेशक। मैं फर्क सामने, सबसे बड़ा फर्क वाजे जो मैं समझता हूँ किसी के पास है, वो है तालीम। मेरे क्लास फेलोज जो मेरे साथ 5वीं जमात में एक छोटे से स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे, जो 5वीं के बाद आगे ना पढ़ सके, वो इस वक्त छोटे मोटी मजदूरियां करते हैं। तो मैं जी। समझता हूँ कि वो मेरे साथ एक टाट पे बैठा करते थे। तो उनमें और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आगे, मैंने तालीम को जारी रखा और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो मुझे मेरे वाले साहब ने अपनी मेहनत से और अपने पेट काट के मुझे पढ़ाया, वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। तो वाजे बात यह है कि आप अपनी तालीम को जारी रखें। ये मत सोचें कि आपका बैकग्राउंड और आप किस जगह से हैं, किस इलाके से हैं, किस नस्ल से हैं, किस शहर से हैं, किस कास्ट से हैं, और रिसोर्सेज किस तरह आपको दिए जा रहे हैं। मतलब आपने जो है वो इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना। आपने आगे देखना है और देखना है कि आपकी मंजिल क्या है और आप करना क्या चाह रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि साइड की मांग और नीचे जोगर पहने हुए, तो वो हाथ कांपते हैं या अपने आप को वो कम्प्लेक्स में ले जाते हैं कि जी शायद बिल्कुल। हम ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं तो शायद हम फाइट नहीं कर सकेंगे, compete नहीं कर सकेंगे। तो मैं हमेशा अपनी मिसाल सामने रखता हूँ कि मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके वाले साहब मुझे कहा करते थे कि मैं अंग्रेजी दवाइयां नहीं लेता, मैं देसी दवाइयां लेता हूँ कि वो सस्ती हैं, ताकि मैं तुम्हारे अखराजात पूरे कर सकूं। तो मेरे ख्याल में आप ये जहन में रखते हुए कि मैं किन वसाइल से निकल के आया हूं, तो मैंने अपना आउटपुट देना है, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आमतौर पे जी। हम देखते हैं कि लोगों के एग्जाम्पल्स देते नजर आते हैं। आमतौर पे जो फिलोसफर्स हैं या डिबेटर्स हैं, जब वो एग्जाम्पल्स कोट करते हैं, फॉरेनर्स की एग्जाम्पल देते हैं या और लोगों की एग्जाम्पल देते हैं, तो आप एक खुद एग्जाम्पल हैं। यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है सीखने के हवाले से। अब मैं पूछना ये चाहूँगा आपसे कि आपने जवानी की उम्र में एक ऐसा बेरा उठाया कि आपने स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जो है वो बहुत एफर्ट्स की। और आमतौर पे इस उम्र में इंसान जो है वो अपनी डेवलपमेंट चाह रहा होता है, फिनांस के हवाले से, अपने अखराजात को फुलफिल करने के हवाले से। तो आपने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया और साथ ही में आप अपनी जॉब्स के हवाले से मसरूफ हुए और जॉब से वक्त निकाल कर आपको हम वक्त हम देखते हैं कि आप स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं किस अंदाज में वो अपनी कैरियर काउंसलिंग करें, अपनी शख्सियत के अंदर कैसे निखार पैदा करें। तो ये ख्याल आपको कैसे आया। अच्छा, इसमें यह है कि मुर्शिद कहा करते हैं कि अगर कोई आपसे नसीहत मांगने आए तो ये लाजमी सोचें कि अरबों की आबादी है
अब तो ऑनलाइन हो गया, तो इंसान दुनिया में किसी कोने से भी नसीहत ले सकता है। अगर कोई चल के आपके पास आया तो आप खुद को सेलेक्टिव वन समझें कि अल्लाह ने उसको आपके पास भेजा है, और अल्लाह ने आपको ये जो है शर्फ बख्शा है कि तुम उसको, जो आपके पास एक फरियाद लेके आया है, तो उसकी फरियाद को सुने। सुने, बिल्कुल तो ऐसे ही। जब भी आपके पास कोई इंसान आता है तो ये लाजमी सोचें कि ये किसी और के पास भी जा सकता था, आपके पास भेजा गया है, तो उसको अपने जो आपके इस्तात और आपकी जो भी कैपेबिलिटीज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप बेस्ट वे में उसको उसकी काउंसलिंग कर दें। तो आपने कहा कि मैं, ये उम्र ऐसी थी, इसमें मुझे सेल्फ ऑब्सेस, सेल्फ सेंट्रिक हो जाना चाहिए था, तो आई वॉज पीपल ओरिएंटेड, पीपल सेंट्रिक। तो द रीजन बिहाइंड वॉज कबीर के जिन वसाइल और मसाइल से मैं आया, तो मुझे रिफ्लेक्शन अपनी नजर आती थी कि यार इनको कैसे, मेरे अंदर एक हलचल सी होती थी कि यार इनको मैं समझाऊं कि मसाइल बड़े नहीं होते, इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। जो मसले पैदा होते हैं आपकी सोच से पैदा होते हैं, ठीक है, आपके हालात से पैदा होते हैं। मतलब आप हालात को देखें कि हालात आपके दाएं बाएं कैसे हैं, तो आप मसाइल को हालात के साथ देखें। तो मैं जब देखता हूँ लोग उसको मिक्स कर रहे थे, और जब जब चीजें मुझे नजर आ रही थी कि यार इनके अंदर अमार छुपा हुआ है, ये भी एक अमार है, तो जैसे मैं एक उन मसाइल से निकलता गया और अपने आप पे सेल्फ बिलीव करके कि यार मुझे पीछे नहीं देखना कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ, मुझे आगे देखना है कि मैं कर क्या सकता हूँ। और मैं भी उसी मट्टी से बना हूँ जो सभी एक ही मट्टी से बने हुए हैं। मैं कोई ऑस्ट्रेलियन, जापानीज, यूरोपियन मट्टी से नहीं बना, सभी एक मट्टी से बने हैं, और मट्टी ही है जो आगे खुशबू जो है वो दे सकती है कि वो एक है ना, वो मुझे एग्जैक्टली बंदा याद नहीं आ रहा, शायद शेख सादी ने मट्टी से मुखातिब होकर कहा कि मट्टी तुमसे खुशबू आ रही है, तो मट्टी ने पलट कर कहा कि मेरी सोबत फूलों में है। तो जी बिल्कुल। मैं बस वही देख रहा था कि ये मट्टी से खुशबू क्यों नहीं आ रही, इनकी सोबत किन में है, कौन से लोग हैं जो इनको कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते। तो मैं बस आगे बढ़कर उनके अंदर अमार देखता हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि बेटा परेशान नहीं होना, मेरे पास तुमसे भी कम मसाइल वसाइल थे और रिसोर्सेज थे, तो अगर मैं आपके सामने हूँ आज इस पोजीशन में हूँ, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो जिस बेशक। हालत में हूँ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, तो मैं अगर अच्छी कंडीशन में हूँ, तो तुम्हें भी खुद पे बिलीव रखना है, और सोबत ऐसे लोगों में रखना है कि तुमसे खुशबू आए, क्योंकि तुम एक मट्टी से बने हुए हो। बिल्कुल, इंसान एक मिट्टी से बना है और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है, और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। और इंसान अगर खुद को पहचान ले तो यकीनन इंसान हर काम कर सकता है। और हमारे असलाफ भी हमें ये समझाया करते थे, और आज जो नौजवान हैं उनको गाइड करने के लिए जिस अंदाज में आप काम कर रहे हैं वो यकीनन काबिल फ़ख्र भी है। मज़ीद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में जैसा आपने देखा जिद्दत आ रही है, और हमारे जो मसाइल हैं वो भी जदीद होते जा रहे हैं। और आपकी बहुत सी स्पीचेस के अंदर एक बात बहुत मुश्तरक हमें नजर आती है, कॉमन नजर आती है। उसमें आप कहा करते हैं कि मसला कोई भी मसला नहीं होता है जब आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है, इसलिए वो आपके लिए मसला है। तो ये तो सोल्यूशन है, हम कैसे अपने माइंड को इस चीज की तरफ लेके आए कि हमारे जो मसाइल हैं वो मसाइल नहीं है बल्कि हम उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं निकलते हैं। और आमतौर पे जो ओवर थिंकिंग है या इस तरह के मसाइल हैं उनकी प्रॉब्लम्स की जो बेसिक वजह वो यही है कि हम मसाइल ही के ऊपर सोचते हैं, हम उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं। तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? अच्छा जी, देखिए, जिसने कोई काम नहीं करना तो उसके पास एक्सक्यूजेज हैं। बेशक। इंसान जब लेजी हो जाता है, जब वो काम नहीं करना चाहता, तो वो अपने सामने एक बड़ी सी दीवार बना लेता है कि मेरी ये महरूमियां हैं, जी। और वो दीवार उसको नजर आने लग जाती है, उस दीवार के पार नजर नहीं आता, और वो हमेशा खुद को कंपेयर करने लग जाता है ऐसे इंसान के साथ जो उसके दाएं बाएं है और वो भी बिल्कुल। महरूम है, और वो काम कर नहीं पा रहा। तो मसला ये है कि इंसान ने खुद को जाना ही नहीं। मेरी आवाज ठीक आ रही जी है जी आपको? जी मैं बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, इंसान तो आप खुद को इंसान ने खुद जाना को नहीं। जाना, बिल्कुल, जब इंसान ये जान जाएगा कि उसके पैदा करने का एक मकसद है, और पैदा करने के बाद देयर इज एन एबीसीडी ऑफ लाइफ, के बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ, ना बर्थ पे कंट्रोल ना डेथ पे कंट्रोल, देयर इज अ सी बिटवीन चॉइस। या। तो वो जिंदगी, अल्लाह ताला से बड़ा लिबरल कोई नहीं है जिसने आपको जो आजादी दे दी सेलेक्ट करने की कि मैंने जिंदगी कैसे सेलेक्ट करनी है, कैसे जीनी है। तो उसने आपको चॉइस दे दी। तो उसके बाद जब आपके पास, अगर आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, आपको लोग जानते हैं आपके नाम से, तो इससे बड़ा रिसोर्स कोई नहीं है।
कबीर, मैंने आपको पहले कहा था कि आप बोलना बहुत अच्छा जानते हैं, आप कभी मात नहीं खाएंगे। इंशाल्लाह। तो जब इंसान के पास जबान है ना, तो उसको पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप को बेचना जानता है। जी इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, अपॉर्चुनिटीज से दुनिया भरी पड़ी है। बिल्कुल ऐसे। इंसान क्या करता है कि वो अपनी सलाहियतों को पहचानता नहीं, उसे लगता है कि फलाना नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो जी वो यहां पे गलती कर बैठता है। वो शायद समझता है कि मेरे वालिद नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा बहुत क्लोजेस्ट दोस्त नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सो इंसान के पास रिसोर्सेज यही है कि वो सांस ले रहा है, इससे बड़ा रिसोर्स कोई नहीं है सबसे। वो जो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, कि वो बात कर रहे थे कि दे आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, जी दे आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, दे आर टॉकिंग अबाउट द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। तो पलट के जवाब आया कि इजंट दैट एनफ दे आर स्टिल अलाइव, या इजंट दैट एनफ दैट दे आर ब्रीदिंग। तो सांस ले रहे हैं ये काफी नहीं है कि तुम मसाइल को डिस्कस कर रहे हो। जी कोविड आया, बहुत लाखों बड़ी बात करोड़ों की लोग आपने यहाँ दाएं पे बाएं कि कि बस। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप जिंदा हैं, तो यकीनन आप हर काम कर सकते हैं। और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के हवाले से एग्जैक्टली। आपने बात की, और इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करते हैं आपकी डिफरेंट स्पीचेस में या पब्लिक के जो सेमिनार्स आप करते हैं उनमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि किस अंदाज में खुद को आइडेंटिफाई करें। और अल्लामा इकबाल का जो फलसफा खुद ही था वो भी यही है, और इसी को आगे लेके चल रहे हैं आप। तो आज के दौर में नौजवान का जो बेसिक मसला है वो ये है कि स्टूडेंट्स, आप बल्कि खुद भी टीचर हैं और स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, और आपने भी देखा कि स्टूडेंट्स एमफिल भी कर लेते हैं, आफ्टर दैट वो इस चीज को थिंक आउट कर रहे होते हैं कि अब मुझे करना क्या है। तो ये जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, ये क्या क्यों लाजिम है, और आपके नजदीक क्या आप समझते हैं कि एक इंसान जो एक इंडिविजुअल है, जो एक जो है वो अपनी लाइफ को लेके चल रहा है, अब वो सेल्फ अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाह रहा है, तो बेसिक वो कौन से ऐसी मेथड्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं जिनको अपना के वो खुद को आइडेंटिफाई कर सकता है और जान सकता है कि मैं ये जो परफॉर्म है चीजें मैं कर सकता हूँ। कबीर, इंसान खुद आइसोलेशन में अकेला कुछ भी नहीं है। इंसान को अगर उसके इंटरेस्ट को जानना है, उसके ट्रैक को जानना है, तो उसकी यूट्यूब पे सर्च देख लें, उसके बेली देख लें, उसकी बैठक देख लें, उसकी किताब उसने जो पढ़ी है वो देख लें, और उसकी सोच को देख लें। ये सारी चीजें उसकी सोच को बनाती। तो जी वो अगर एंटरप्रेन्योर्स में उठ बैठ रहा है, तो इट मीन्स कि उसका दिमाग बिजनेस करने के लिए। अगर वो चीजें उसकी गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च फ्रीलांसिंग से रिगार्डिंग है, इट मीन्स का उसका इंटरेस्ट उधर जनरेट हो रहा है। अच्छा, फिर अगर उसकी लड़ाई झगड़े वाले दोस्तों में और बदमाश लोगों में उठना बैठना है, तो इट मीन्स कि वो कुछ काम नहीं करना चाहता, उसको सस्ती शोहरत चाहिए, या उसको बस इस तरह के उल्टे पंगों में वो पड़ा हुआ है। यूट्यूब पे सर्च देख लें कि अगर वो कोई गलत सर्च कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो अभी फोकस नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो इंसान को जब भी अपनी डायरेक्शन लेनी है, तो उसे उसके पास अगली सांस लेने तक, आखिरी सांस तक मौका मौजूद है। वो बेशक। अपनी बैठक बदल ले, वो अपनी किताब बदल ले, वो अपने दाएं बाएं लोगों को बदल ले, वो अपनी सर्च बदल ले, तो उसके पास मौके हैं, वो सर्च आपने बदले। यहाँ पे आजकल के किताब का दौर में। तस्करा किया। आम रूटीन में हम ये देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक रीडिंग से बहुत दूर हैं, बुक बिजनी से बहुत दूर हैं। जो पहले स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जिस जमाने में आपने तालीम हासिल की, उस वक्त स्टूडेंट्स बहुत अट्रैक्टिवली चीज़ों को स्टडी किया करते थे। अब सिलेबस ही को फुलफिल कर लें स्टूडेंट्स, तो आई थिंक वो इनफ समझते हैं इन चीज़ों को। तो आज के दौर में सेल्फ जो रीडिंग है वो तो यकीनी सी बात है ना होने के बराबर रह चुकी है, और इसकी शायद वजह सोशल मीडिया की आमद भी है। और जिस अंदाज में फेसबुक से आप ही के लेक्चर्स लोग सुनते हैं, या और भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, उनको सुन के जो है बहुत सी चीज़ें जो है वो ले रहे होते हैं। तो आज जब बुक रीडिंग जो है वो कम होती चली जा रही है, तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर कोई ऐसी न्यू चीज़ क्या मार्केट में अवेलेबल है जिसको अपना कर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी उन खामियों को दूर कर सकें जिस अंदाज में बुक रीडिंग करके वो कर सकते थे। कबीर, अब हर बुक की जो है ना आपके पास वीडियो मौजूद है। आप उस बिल्कुल। बुक की यूट्यूब पे जाके सर्च करें, उसको प्रिसाइज करके 30 मिनट्स, 1 घंटे में उसको उसके क्रक्स बयान किए होते हैं। लेकिन हम जाएं तो हम जी हम अपने अंदर एक चीज वो बेदार तो करें, ख्वाहिश तो बनाए, अंदर से एक डिटर्मिनेशन तो आए, एक फोकस तो आए। मसला ये है कि हम शायद वो बुक भी सुन लेंगे,
लेकिन अब बात फिर वही आती है कि जो है ना, आप अपनी सोचों की हिफाजत करें। सोचें अल्फाज में बदलती हैं, अल्फाज आपके अमल में बदलते हैं, अमल आपका किरदार बनता है और किरदार आपकी पहचान बनती है। सो आप ये सारी चीजें जो हैं आपकी, कि आप कोई जाकर कोशिश तो करें। मतलब मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं 2-3 बुक्स पढ़ने को कहता हूँ, जी और शायद मैंने कोशिश भी की। तो बात यह है कि मसला है कि प्रायोरिटीज बदल गई हैं। अब मोबाइल ने देखें, आप कबीर, जी जी इंसान की सोच, आपने कहा ना ओवर थिंकिंग, वो शुरू में एक बात की थी, ओवर थिंकिंग पता है क्यों हो रही है? देखिए दिमाग, देखिए जब वीडियोस देख रहे होते हैं, एक वीडियो आ रही है फनी, एक आ रही है सीरियस, एक आ रही है कुरान वाली, एक आ रही है पोर्नोग्राफी वाली, एक आ रही है डांस वाली, एक आ रही है स्पोर्ट्स वाली, एक आ रही है फिर नसीहतों वाली। अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, 5 मिनट्स की वो देख रहे हैं, 2 मिनट्स की वो, दिमाग फोकस ही नहीं कर पा रहा। मल्टी टास्किंग वीडियोज आपके सामने जब आएंगी, तो फिर आप फोकस कैसे रहेंगे? आपने किस चीज में फोकस रहना है? आप थोड़ी बात इंटरटेनमेंट ले लेते हैं, फिर आपको काम की कोई स्पीच आ जाती है, एडवाइस आ जाती है, वो देखने लग जाते हैं। फिर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो अगली वीडियो स्पोर्ट्स की आ गई है। तो दिमाग ने ओवर थिंक तो करना है, वो फोकस ही नहीं है। 1 घंटा किसी एक चीज को दे दें ताकि वो फोकस में रहे। बड़ी जबरदस्त यहाँ बात की आपने, और इसी से अगला सवाल जो है वो मैं लेके आ रहा हूँ। आपने यहाँ बात की कि अब हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। जब हम एक, जैसे आपने यूट्यूब की बात की कि डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं, उनमें से अब हमने सिलेक्ट करना है कि कौन सी हम जो है वॉच करें। जब इससे कबल अगर हम देखें, जिस वक्त ये सोशल मीडिया का इतना हाइप क्रिएट नहीं की थी सोशल मीडिया ने, या इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं थी, उस वक्त जो स्टूडेंट्स थे उनके पास बड़ी लिमिटेड एक्टिविटीज हुआ करती थी। या तो फिजिकल कोई एक्टिविटी कर लेते, कोई गेम्स कर लेते, या वो बुक रीडिंग कर लेते, या वो गपशप कर लेते। और इस तरह की एक्टिविटीज 3 से 4 या 5 थी, जिनसे एक से वो फ्री होते, दूसरी की तरफ जो है वो माइल हो जाते। लेकिन अब आपने देखा एट अ टाइम इतनी एक्टिविटीज मौजूद हैं जिनको किया जा सकता है, और उसके अंदर कुछ ऐसी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज भी हैं जो इंसान देखते ही शायद वो शौक भी हो जाता है, और थोड़ा सा वो शायद उसके अंदर से कुछ देखना चाह रहा होता है, कोई ऐसी चीज अट्रैक्टिव जो मे भी उसका माइंड कह रहे होता है शायद इसको वो देख ले। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अब देखें, जो आज का नौजवान है उसके माइंड के अंदर ख्यालात बहुत ज्यादा हैं। एक ही लम्हे में जब वो बात कर रहा होता है, जब वो किसी से डिस्कस कर रहा होता है, उसी दौरान 8 से 9 थॉट्स मजीद उसके माइंड में आ रही होती हैं, जो वो एट अ टाइम तमाम थॉट्स को मैनेज कर रहा होता है। तो अब इतनी थॉट्स हैं, और इस अंदाज में ओवर थिंकिंग, अब इसीलिए मेरे नजदीक जो है ओवर थिंकिंग बढ़ने की शायद यही वजूहत है। इससे प्रीवियस जो सेशन हमने किए डिफरेंट फिजिकल ट्रेनर्स के साथ, योगा ट्रेनर्स के साथ, उनसे भी हमने बात की इस हवाले से। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि इस तरह का अब इन्वायरमेंट डेवलप हो चुका हुआ, अब इस इन्वायरमेंट के अंदर स्टूडेंट्स कैसे फोकस एबिलिटी को अटेन करें, कैसे फोकस करें वो एक चीज के ऊपर? वेल कबीर, माशाल्लाह से तुम फोकस्ड हो। कैसे हो, ये आपकी अपनी चॉइस है और आपके अपने इख्तियार में है। सारी बात है कि जब आप एक फैसला कर लें, और जब आपने एक चीज के बारे में सोच लिया है कि मैंने वो करना है, तो फिर आप उसी थॉट को लेके प्रैक्टिकली उस तरफ चलते हैं। रास्ते देखें, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी बहुत सारे ख्यालात थे, परेशानी, मुआशी मसाइल थे, जी लोग थे, अखबार अखबार थे, टीवी था तब भी। हाँ, अब जरा और चीजें डिफरेंट हो गई हैं। लेकिन देखें, जिसने करना है उसके लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल। जिसने नहीं करना है, वो आज से 20 साल पहले जब ये कुछ भी नहीं था, तो वो भी तब भी नहीं कर रहा था। ये देखें, जब एक बंदे ने काम नहीं करना कबीर, तो देर आर मिलियन ऑफ एक्सक्यूजेज, मिलियंस ऑफ एक्सक्यूजेज। और जिसने करना है कबीर, तो मिसालें मिलती हैं कि लोग दिया जला के भी पढ़ा करते थे, और लोग उस्तादों के पीछे वेट, घंटे घंटे 2-2 घंटे वेट किया करते थे, ट्यूशंस के लिए जाया करते थे, पूरा दिन लगे रहते थे। अब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो गई हैं। आई मीन कबीर, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे से अच्छे स्पीकर्स, अच्छे टीचर्स, हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है आप भाई। हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल सीखने तो है, आओ। और आप हर चीज परफॉर्म कर सकते हैं। बड़ी जबरदस्त आपने बात की, और मैं यहाँ एक बात शेयर करना चाहूंगा कि ब्रेन ट्रेसी ने 1000 किताबें तहरीर की, इंसान कैसे कामयाब हो सकता है। जब उनसे पूछा गया कि इन 1000 किताबों में से कोई एक किताब अगर कोई पढ़ना चाहे, और वो उससे वो किताब पढ़ने के बाद कामयाब हो जाए, वो कौन सी किताब है? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक टॉपिक इसमें तहरीर किया है कि जब तक इंसान कोई काम अमल नहीं करता, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। इस असूल को जब तक आप नहीं अपनाएंगे, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और इकबाल ने भी यही कहा, हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं।
राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। तो यही बात हमारे गुरु भी कर रहे थे। इस वक्त हमारा जो वक्त है वो ब्रेक का हुआ चाहता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और अम्मार हैदर गुरु हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं और इनसे जानते हैं कि आपने क्या देखा कि आज का जो नौजवान है वो क्या चाहता है और आज के नौजवान के मसाइल क्या हैं, क्योंकि आप नौजवानों के दरमियान रहते हैं और बड़े अच्छे से नौजवानों को परखते हैं। तो आज के नौजवान के मसाइल आपके नजदीक क्या हैं और हुकूमत कैसे उसको रिजोल्व कर सकती है इस प्लेटफॉर्म से, अगर आप कुछ बताना चाहें। और बीइंग अ इंडिविजुअल, अगर कोई इंसान किसी हेल्प करना चाह रहा है तो वो किस अंदाज में उसको हेल्प आउट कर सकता है। अच्छा जी, मसाइल देखें, इंसान को वही मिलता है जो जिसको वो तलाश करता है। बेशक, कुरान का एक अगर फैसला है। अगर मैं वसाइल को तलाश करूंगा तो वसाइल मिलेंगे, अगर मैं मसाइल को तलाश करूंगा तो मसाइल मिलेंगे। जो बीजेंगे वही काटेंगे आप। आप एक फसल में कुछ बीजें कुछ और आप सोच रहे हो कि कल्टीवेट में कुछ और करूंगा या इसको मैं जब काटूंगा फसल तो कुछ और मिलेगा, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बेशक। सो आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे, और वो बात है ना कि पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुभ घिस जाए पत्थर की सिल। आप कोशिश तो करते जाए ना, कोशिश करते जाएं, वो पानी भी टिप 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 टिप। और एक पेबल इफेक्ट होता है कि आप इतने बड़ी सी एक तालाब है, उसके अंदर इतना छोटा सा तिनका आप पत्थर का फेंकते हैं तो एक वेव क्रिएट होती है, उसको पेबल इफेक्ट कहते हैं। सो आप शुरुआत तो करें। देखिए, आप कह रहे हैं कि आजकल के मसाइल क्या है, बेतहाशा मसाइल है। जी। आजकल के वसाइल क्या है, बेतहाशा वसाइल है। मैंने आपसे कहा इफ यू आर ब्रीदिंग, आजकल के दौर में मैट्रिक फेल बच्चा कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेकर डॉलर्स में कमा रहा है बेशक फ्रीलांसिंग के थ्रू। बेशक। आजकल का मैट्रिक फेल मेरे सामने एग्जांपल है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के काम में फंसा हुआ है, उसको मरले शरले का पता है, उसको रेंट शेंट का पता है, इंटरेस्ट लेके धक्के खा के वो भी महीने का 2 लाख निकाल रहा है कमीशन का। बेशक तो ऐसे। काम करो तो सही भाई, काम नियत तो करो। मैं चौधरी का बेटा हूं, मैं गुजर का बेटा हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं तो चुड़ल का बेटा हूं, मैं जिम्मेदार का बेटा हूं, तो बेटा फिर ऐसे ही है, फिर नहीं काम होने वाला आपने आपके। यहाँ बड़ी खूबसूरत एक मिसाल दी कि आज के दौर में अगर आपके पास एजुकेशन नहीं भी है, आप कोई स्किल को सीखने के बाद एक अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि हमारे बहुत से जो कोलीग्स हैं जिन्होंने प्रॉपर एजुकेशन भी ना ली, आज वो प्रॉपर्टी के अंदर या सोशल बल्कि आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें वर्किंग करके बेहतरीन अर्निंग्स भी कर रहे हैं, बल्कि वो सिखा रहे हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ जो पूछना चाहूंगा आपसे कि आज का जो एमफिल स्टूडेंट है या आज मास्टर्स करने के बाद जो एक बच्चा है जब बाहर निकलता है जॉब की तलाश में, तो वो मायूस नजर आता है, जो तसब्सुब का शिकार है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार है। तो क्या ये तालीमी निज़ाम का कसूर है या आपके नजदीक ये इंडिविजुअल का कसूर है। देखिए, अब मैं खुद एक टीचर हूं, तो मैं, वो कहते हैं ना कि हाँ, इस मुल्क में बोलने की आजादी नहीं है। जी। तो अगर मैं आजाद बोलूं और मैं खुला बोलूं और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलूं, तो वैसे ही सिस्टम, मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाऊं और एक टीचर को बिजनेस करने का अलाउ ना हो, तो वो टीचर कैसे पढ़ाएगा भाई बिजनेस। मतलब मिस्त्री खुद मिस्त्री का काम नहीं करता और कह रहा है कि इस तरह का काम होता है। स्विमिंग करनी नहीं आती और वो स्विमिंग का कह रहा है, लेक्चर दे रहा है। भाई, बजाय आप ये पब्लिकेशंस और पेपर पेपर पे पब्लिश करना प्रोफेसर्स के लिए, आप लोगों को बिजनेस करना सिखाएं। यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस करना सिखाएं, उनको बेशक। अंदर फुटपाथ पे उनको रेडी लगाने दें, उनको क्राउड हॉकिंग करने दें, वहां पे आवाजें लगा लगा के अपने फ्रेंड्स एंड कुलीग्स को और अपने क्लास फेलोज को आवाजें लगा लगा के बेचने दें, ताकि कल को मार्केट में जाएं तो वो बिजनेस की तरफ जाएं। हम एंटरप्रेन्योरशिप हर डिसिप्लिन में ऐड कर दें, तो भाई उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी दे दो, जी। उनको इन हाउस ट्रेनिंग भी दे दो। अब टीचर और ये सिस्टम में तो गैप है, बिल्कुल गैप है। आप बिल्कुल मोटिवेट नहीं करते बिजनेस के लिए स्टूडेंट्स को। आप हमेशा, आपने एंड पे जॉब फेयर करवाना है कि आओ नौकरियां लो। आप कभी बिजनेस टॉक नहीं देंगे, एंटरप्रेन्योर से नहीं मिलवाएंगे, उनको लिटिल इन्वेस्टमेंट दे के
उन्हें कहेंगे, उनको मैं कहता हूं मुझे प्रोजेक्ट, मैं बच्चों को प्रोजेक्ट दूं, यूनिवर्सिटी 10,000 दे और प्रोजेक्ट हो कि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके लाना है आपने, जो लाएगा वही पास होगा। कैसे नहीं करेगा, वो बेशक। लाजमी करेगा। एक तो यूनिवर्सिटी को एसेट्स मिल जाएंगे पैसों की मद में, और एक बच्चा ग्रूम कर जाएगा, बेचना सीख जाएगा। सो गैप तो है। दूसरा आपने कहा कि एमबीए और सॉरी एमफिल और पीएचडी करने के बाद मायूस नजर आते हैं। भाई पीएचडी और एमफिल करने के बाद भी मायूस हैं तो फिर वो गिरेबान में देखें कि क्या कमी है कि अभी एजुकेटेड होके भी वो स्टिल दे आर डूइंग नथिंग। बिकॉज एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ के काम करने के अंदाज में 100% फर्क होता है। बेशक मैं बेशक कभी नहीं नहीं। कहूंगा कि आप सिर्फ स्किल्स पे तवज्जो दो। पढ़ा लिखा स्किल्स को यूटिलाइज करने का अंदाज उसका मल्टीप्लायर होता है, और अनपढ़ का बस प्लस तो वो बस वही होता है कि जब स्टेबिलिटी पे एक चीज चल रही है, कंटिन्यूटी में वही चल रही है, वो मल्टीप्लाई नहीं करता। सो आप देख लें, यूट्यूब चैनल्स हैं, आप के पास इतनी बेताशा चीजें हैं जिसपे आप अपना नॉलेज थ्रो कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे मजाक में ही अपना चैनल स्टार्ट किया था, और अब अक्रॉस द बॉर्डर उसमें मैसेज आ रहे होते हैं, और मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल इफ यू वांट टू डू। अगेन कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई। दुनिया बेतहाशा अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है। डर है अंदर कि मैं कर नहीं सकूंगा, यार आओ तो सही, मैदान में तो आओ। हार ही जाओगे ना, उनसे तो बेहतर हो जो तमाशाई है, कम बेशक। से कम मैदान में तो उतरे। तो हम हार से डरते हैं, हम अपने आप से डरते हैं। जब हम अपने आप से जीत जाएंगे ना, तो ये दुनिया कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी आप जंग खुद हमेशा जीत है। मैदान में उतरने का दर्स देते हैं स्टूडेंट्स को, और यकीनन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आपकी इन बातों को मानते हैं और आज वो बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैं मजीद आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज का जो नौजवान है या आज का जो स्टूडेंट्स हैं, हम देखते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान से जो नौजवान हैं ये तेजी से बैरून मुल्क जो है वो जाते दिखाई दे रहे हैं। बहुत तेजी से अब जो अब जो है यहाँ से लोग जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं अदर कंट्रीज के अंदर, वहां जाके भी वो वही काम करते हैं जो यहाँ भी कर सकते हैं। तो इस चीज को कैसा देखते हैं कि नौजवान क्या किस अट्रैक्शंस की वजह से अपने मुल्क को छोड़ के बैरूनी मुल्क जो है वो जाना चाहता है, और हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश नजर भी आती है। और बहुत से स्टूडेंट्स बड़ी तेजी से, अभी हमने देखा कि पिछले 6 to 7 मंथ के अंदर बहुत से लोगों ने पाकिस्तान से जो है वो दूसरे मुल्क ट्रेवल किया। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो स्टडीज वीजा पे गए या बिजनेस के लिए, जो भी पर्पज है उनका। तो इस चीज को कैसा देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत खतरनाक चीज साबित नहीं होगी आने वाले वक्त में, या सच्ची एक बात करूं, ये अपॉर्चुनिटी मैं होगी पाकिस्तानी के लिए? सच्ची बात तो ये है कि सब में से 90% इसलिए गए हैं कि हम पैसे कमा सकें। जी। जितने भी पेरेंट्स ने भेजा, सॉरी, अपने बच्चों को, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो यही कह रहे हैं, बस बेटे ने 3 माह में वो खर्चा पूरा करके भेज दिया है जो उनको दिया था। सो इट मीन्स के मकसद क्या था? मुझे वहां से मकसद की रिफ्लेक्शन आई कि पढ़ने के लिए गया है, लेकिन उससे कमाई करवाई जा रही है। और बिल्कुल सही। बैकअप में प्लान यही था कि 25-30 लाख लगाकर भेज दो, पढ़ाई भी चलती रहेगी और कमाता भी रहेगा, और वापस आके क्या करेगा अभी तक नहीं सोचा। वहां से पैसे भेज रहा है, ये वो सोच रहे हैं। और बिल्कुल सही। यही एक वालिद दूसरे मोहल्लेदार को कहता है, पुत्र मेरा 2 महीने इन्ने भेज चुका है, तुम ही अपने पुत्र नु भेज। सो द मेन एजेंडा बिहाइंड दिस सेंडिंग आउट ऑफ द कंट्री, द मोटिवेशन इज अगेन इट्स ऑल अबाउट मनी। द मनी टॉक्स एंड बुलशिट वॉक्स। बट चलें ये भी हो जाए, वो जब फॉरेन डिग्री लेके आएगा, वो कहते हैं ना कि लाहौर का बिगड़ा दूसरे शहर के टॉपर से भी बेटर होता है, कि लाहौर की हवा उसको निचोड़ लेती है, अच्छा बना देती है, एक्सपोजर देती है। चले मान लेते हैं वो वहां जाके कम से कम जब वापस आएगा, कम से कम सोच बदल के आएगा, कम से कम उसकी सोच कुशादा हो जाएगी, उसका एक्सपोजर इंटरनेशनल होगा। तो कहीं ना कहीं कबीर, उन ऑब्वियसली दे हैव टू कम बैक। ब्रेन ड्रेन बेशक। तो हो रहा है, हमारा मेन ब्रेन बाहर जा रहा है, बट स्टिल दे आर सेंडिंग मनी। अल्टीमेटली दे आर सेंडिंग सम इन डॉलर्स। सो डॉलर्स आ रहा है, इकोनॉमी कहीं ना कहीं मामला रेमिटेंसेस के हवाले से वो बेहतर होती है। प्लस जब वो वापस आएंगे तो दे आर होल्डिंग अ डिग्री दैट इज ओवरसीज डिग्री। और हमारे यहाँ ओवरसीज डिग्री ऐसे ही है कि आप वो गंगा जल से पवित्र होके आ गए, कि आप कोई बहुत, आपके लिए तो फिर अपॉर्चुनिटीज है ना, कि वो बाहर से पढ़ा आया, चाहे उसको पढ़ाना भी नहीं आता, उसको नौकरी दो। सो चलो,
बाहर से जब आएगा हाथ में एक पीस ऑफ शिट पेपर लेके आएगा जिसको वो डिग्री कहेगा, चाहे कुछ ना कुछ वही, जैसे कि बाहर से जब आएगा तो एक्सपोजर तो एटलीस्ट लेके आएगा। जी बिल्कुल। तो यही मैं सीध यही देख रहा हूँ कबीर के लोग का मेन एजेंडा सामने पैसा है और पीछे वही दूसरी खेल है कि जी वो पढ़ने भी गया है और साथ साथ कमा भी रहा है। चले, उसकी वजह भी बड़ी वजह यही है कि यहाँ के हालात, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, महंगाई बढ़ती से बढ़ती जा रही है, इनकम वहीं स्टेबल है और महंगाई डबल होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो इंसान है वो परेशान है कि कैसे मैनेज करे, जी वो बिल्कुल ऐसे खुदकुशी ना कर ले, वो एक इज्जत की जिंदगी गुजार सके, इसलिए अपने बच्चों को सेक्रीफाइस करके बाहर भेजे। आपने यहाँ बात की वसाइल के हवाले से कि बेशुमार वसाइल हैं पाकिस्तान के पास, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय भी नहीं है। आपने मजीद बात की कि हमारे जो जहन हैं, बहुत जहीन लोग यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये हम देखते हैं बरसगीर के अंदर जो पाकिस्तानी कौम के नौजवान हैं वो हमेशा से जहीन रहे हैं। और जिस अंदाज में हमारे नौजवानों ने पहले भी जो बहुत सी ऐसी जो है वो चीज़ें दुनिया के सामने लेके आए हैं जो रहती दुनिया तक के लिए एक एग्जाम्पल्स हैं और आने वाले वक्त में भी हम यही उम्मीद रखते हैं। और इकबाल का भी ये जो शेर है इसी बात की गमाजी करता है, तू राज़े कुन फका है अपनी आंखों पर अयां हो जा, खुदी का राज खुदी का राज जा खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। खुदा का तर्जुमा हो जा, इस बात के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि आप खलीफातुल्लाह का मुकाम अवेल कर सकते हैं, नाइब हैं खुदा के आप। तो इस चीज को जरा अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए मजीद क्लियर कर सकें कि हम खुदा का नाइब कैसे बन सकते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे बन जाओ कि निगाह तुम पे पड़े और दिखे कोई और। वाह तो वाह वाह। हम प्रैक्टिकली ऐसे हो जाएं कि वो तुम जब कहीं बाहर जाओ कबीर तो कहें कि वो उम्मती ही जा रहा है, निगाह तुम पे पड़े और दिखे कोई और। मतलब मैं मोहम्मद रिजवान की एग्जांपल देता हूँ कि वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो ग्राउंड में नमाज पढ़ता है तो बेशक। निगाह उस पे पड़ती है, दिखता मोहम्मद का उम्मती है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह बेशक। तो अल्लाह का नायब बनना है तो फिर काम भी फिर अल्लाह को पसंद वाले हम करें, अल्लाह माफ करे गुनहगार है। कोशिश करनी चाहिए कि हमें एटलीस्ट दिन में गाली गलोच भी है, दिन में दोस्तों में बैठ के गीबतें भी हैं, दिन में लोगों के बारे में बुरा भी सोचते हैं, ये तो कंटिन्यूस और परमानेंट हैं, ये रोज का मामूल है। इसके अंदर एक चीज ऐड कर लें, किसी गरीब के लिए कुछ कर लें, किसी जानवर कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, फकीर के लिए, कि एक फकीर पूरा दिन उसको कोई खैरात नहीं देता लेकिन शाम को वो उम्मीद से बैठा हो कि फलाना नौकरी से वापस आता है तो वो तो 50 मुझे दे के जाएगा, इस किसी की उम्मीद बन जाए, किसी किसी जानवर की उम्मीद बन जाए कि वो बेशक पूरा उम्मीद का दिन। ना होना ही मायूसी की आमद है। जब उम्मीद नहीं होती तो इंसान मायूस नजर आता है। और ये आज अमार हैदर गुरु ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जो हमें एक दर्स दिया है कि किस अंदाज में हम अपनी मायूसियों को उम्मीद में बदल सकते हैं, अपने जो मसाइल हैं उनको वसाइल में बदल सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं जब इनको हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो तभी एक कौम बनती है, एक मुआशरा बनता है और एक जो नौजवान है वो एक बेहतरीन अंदाज में खुल के सामने आता है और बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करता है और एक रोशन दिमाग के साथ वो जो है वो मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए तमीर तरक्की में अपना किरदार अदा करता है। और मजीद आपने यहाँ बड़ी ज़बरदस्त ये बात की कि आपका ये हमेशा से तुरा इम्तियाज है आपको कि आप जिस अंदाज में स्टूडेंट्स को टीच करते हैं कि स्टूडेंट्स को आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को अंदर से कुरेदा जाए, कि स्टूडेंट्स अंदर से खुद ही इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करें कि वो इस मुआशरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने असातिज़ा के लिए जो है वो खुद करना चाहते हैं, खुद और मैदान में उतारना चाहते हैं आप स्टूडेंट्स को। और ये तमाम चीज़ें हैं जो यकीनन आप जैसे जो नौजवान हैं, अमार हैदर गुरु जैसे जो नौजवान हैं, पाकिस्तान का असासा है कि आप जो है बहुत से नौजवानों को मैदान में उतारते हैं और उनको लड़ने का हौसला देते हैं। और ये हिम्मत देना, ये उनको मोटिवेट करना, यही वो चीज़ें हैं जो एक नौजवान के लिए एक फ्यूचर में एक बहुत अच्छी चीज साबित होती है। जब वो परफॉर्म करते हैं तो यकीनन जीत ही मुकद्दर होती है और हार से जो डर है वो आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि इन तमाम तर चीजों से निकला जाए। तो इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम है वो अपनी इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है। मैं अमार हैदर गुरु की तरफ बढ़ूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म से, स्पेशल टीवी के प्लेटफॉर्म से, स्पेशल टॉक पे इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोग्राम में, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के नौजवानों के लिए, आज इस कौम
के लिए, जिसके मतहत वो जो है वो प्रॉपरली अपनी जिंदगियों को चेंज फील कर सकें जैसे अपनी जिंदगियों के अंदर। जी चले माशाल्लाह। एक तो पहली बात यह कि स्पेशल टीवी एक सदका जारिया काम कर रहा है। अगर वो कहते हैं कि रहती दुनिया में पीछे क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा यूट्यूब पे आपने क्या डाला। और जब जब वो लोग देखेंगे तो कब्र में या तो अजाब आएगा और या फिर आपको वहां पे सवाब मिलेगा और अच्छे। तो आपकी ये ऐसी टॉक्स और ऐसे जो आपके शोज हैं, ये आप अपने लिए कब्र आसान कर रहे हैं। दिस इज अ गुड थिंग माशाल्लाह, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। आप अपनी कब्रें आसान कर रहे हैं जो भी इसमें इस कार्य खैर में शामिल है। प्लस सेकंड थिंग, आपने कहा कि क्या पैगाम है, तो पैगाम एक है कि मसाइल जो हैं वो जिंदगी का हिस्सा है और खूबसूरती है। जिसकी जिंदगी में मसाइल नहीं है उसकी जिंदगी नहीं है, क्योंकि मसाइल अल्लाह के करीब किया करते होते हैं। बीमारी अल्लाह के करीब किया करती होती है। तो बीमारी जो मसाइल हैं, अल्लाह को मत बताएं कि मेरे मसाइल बड़े बड़े हैं, मेरे मसाइल क्या हैं, बल्कि मसाइल को बताएं कि मेरा अल्लाह कितना बड़ा है, बेशक जो इसको खत्म कर सकता है। और वो अगेन भरोसा है, उम्मीद है। अल्लाह क्या है, जैसा का गुमान है वैसा अल्लाह है। अच्छा गुमान करेंगे तो अच्छा होगा, आप अच्छा गुमान नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ बद ही होगा। सो मेरा पैगाम यही है कि हमेशा अच्छे का गुमान करें। जब भी तकलीफ में हो तो नीचे देखें, आपसे बढ़ के कोई तकलीफ में होगा, उसको देख के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरी तकलीफ कम है। जब हम ऊपर देखते बात की तकलीफ के हवाले से अक्सर हम छोटे छोटे मसाइल को जब देखते हैं और उनकी वजह से हम जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो उस लम्हे अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में विजिट करें तो हमसे बहुत ज्यादा तकलीफ में लोग वहां पे हमें दिखाई देते हैं और हमारी तकलीफ वहां पे जरा भी तकलीफ हमें नजर नहीं आती। और हमारे इस्लाफ की बहुत सी एग्जाम्पल्स ऐसे मौजूद हैं जो इन चीजों को किया करते थे। तो मजीद अपने पैगाम को जारी रखिएगा। बस मेरा कबीर यही पैगाम है कि खुद एतमादी इस बात से कि जिसने बनाया है उसने किसी पर्पस के लिए बनाया है और अपना जब नायब बना दिया है तो फिर हमारे काम भी वैसे होने चाहिए। और इतना खूबसूरत है हम कि हमारी अगर एक डीएनए को खोला जाए तो दैट कैन टच द जुपिटर और वापस आ सकता है। इतना ब्यूटीफुली फोल्डेड है। और वो हजरत इसराफील सूर भी नहीं फूंक सकते अगर तुम कलमा गो हो। और इतनी ताकत है इंसान के अंदर, और इंसान बेहतर है फरिश्ते से। और हम वो कहा जाता है इंसान की अजमत को तराजू में न तोलो, इंसान हर दौर में अनमोल रहा है। और इंसान की जो काविशें हैं, जिस अंदाज में इंसान ने तरक्की की है, आज हम बहुत जदीद दौर में एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यकीनन इंसान ही की काविशें हैं, कोशिशें हैं अल्लाह की मदद से। और इंसान के अंदर उस वक्त खुद एतमादी हुआ करती थी, इंसान के अंदर एक अंदाज हुआ करता था मेहनत का, एक अंदाज हुआ करता था हमदर्दी का। और यही अंदाज अगर आज हम अपना लेते हैं तो एक बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो हम गुजार सकते हैं। और हमारा हैदर गुरु ने बहुत ज़बरदस्त यह बात की कि खुद एतमादी अपने अंदर पैदा करें। जब इंसान खुद को जान लेता है, पहचान लेता है, इकबाल ने फरमाया तो राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर अयां हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। जब एक इंसान खुद को जान लेता है, खुद को पहचान लेता है, तो फिर वो स्पिरिचुअली तौर पे अपने आप को ग्रो करता है, जो अल्लामा इकबाल का फलसफा खुद ही हमें सिखाता है। और ये चीजें आगे चल के इंसान को एक बेहतरीन और एक मुनफरिद इंसान बनाते हैं। और यही इंसान चीज जो है वो इंसान को खलीफतुल्लाह के मुकाम तक पहुंचा देती है। इंसान का जो कल्ब है वो कल्ब सलीम बन जाता है और इंसान नफ्से अमारा से होता हुआ नफ्से लवामा और नफ्से मुतमइन्ना तक पहुंच जाता है। और एक बेहतरीन इंसान वही है जो नफ्से मुतमइन्ना तक अपने नफ्स को ले जाए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अमार हैदर गुरु हमारे दरमियान मौजूद थे। इंतहाई मशकूर हूं आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत मुदल्लल गुफ्तगू की। जी नाज़रीन, इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेजबान कबीर हयात को इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।